what's really caught my attention is Iman Mazari and her activism and the absolute and sheer courage and bravery with which she has been doing it. So abhi recently ek clash unka hua hai jo इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, तो उनके साथ जरा कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है जिसके अंदर कि मेरे सुनने में आया है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि मैंने सुना है कि आपने मुबैना तौर पे इस अदालत के चीफ जस्टिस को डिक्टेटर कह दिया है, तो आप मुंह बंद रखिए या आप जबान संभाल के बात कीजिए. और फिर इमान मजारी साहिबा के खावंद को भी, जो कि कोर्ट में मौजूद थे, जो कि वो भी लॉयर ही हैं, उनके कॉलीग हैं इमान मजारी साहिबा के, उनको कहा कि हादी साहब आप इनको संभाल लें. नाउ इमान मजारी कहती हैं कि ये तो वर्क प्लेस हरासमेंट है. इसको काफ़ी सारे बार एसोसिएशंस ने भी इसकी खास मजम्मत की है और स्पेशली खवातीन वकला ने भी इसकी बड़ी मजम्मत की है. तो क्वेश्चन ये उठता है, इज दिस रियली वर्क प्लेस हरासमेंट? नाउ हरासमेंट की जो डेफिनेशन एक आई थी, बल्कि एक नादिया नाज नाम का केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जिधर भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगी वो हमेशा हरासमेंट काउंट होगा अंडर द प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट 2010. सो उस एक्ट के मुताबिक जिधर भी आप जेंडर की बिना पर किसी के साथ या जेंडर के बलबूते पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करोगे तो वो हरासमेंट है. डजंट नीड टू बी फिजिकल, इट कैन इवन बी डन वर्बली. एक खातून को कहना कि उसका खावंद उसको संभाले और उसके खावंद से मुखातिब होना कि इसको जरा संभालो नहीं तो वरना, does that sound like gender based discrimination? I think it sounds a lot like it's directed at the female lawyer because she is female, among many other things. The fact that she's female, aap isi uske khawand ko keh rahe ho, that's the context. In a patriarchal society like ours, I think it's unmissable. And then what happens is कि उसके बाद इमान मजारी कंप्लेन कर देती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि ये जज ने जी वर्क प्लेस हरासमेंट की है. 2010 एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए जिसमें वो मेंबर्स बिठाए जाते हैं, उनको बिठाया जाए और डिटर्मिन करें कि क्या मेरे साथ हरासमेंट हुई है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हुई है. दैट्स व्हाट शी सेड. और उसमें एक पैनल के ऊपर सिर्फ एक ही खातून जज थी. खैर एक तो बहुत मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ा इस कंप्लेन को रजिस्टर कराने के लिए, बट जब ये हो ही गई तो जो जस्टिस समन इम्तियाज है उनको रिमूव कर दिया गया कमेटी में से. अब मुझे जहां तक याद पड़ता है तो 2010 का एक्ट कहता है कि वो जो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, वर्क प्लेस हरासमेंट कमेटी बैठेगी, उसके ऊपर कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए. अब उसको चीफ जस्टिस साहब ने रिप्लेस कर दिया, जस्टिस समन इम्तियाज को, विद अनदर मेंबर ऑन द कमेटी हु हैपेंस टू बी अ मेल. इज दिस गोइंग टू बी एन ऑल मेल कमेटी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी इस हरासमेंट की एक्यूजेशन को? अगर ऐसी बात है तो डज दैट नॉट गो अगेंस्ट द 2010 एक्ट जो कि कहता है इस तरह की वर्क प्लेस हरासमेंट कमेटीज पे कम से कम एक खातून मौजूद होनी चाहिए? बल्कि इसी के साथ एक और डेवलपमेंट फिर हुई है कि इमान मजारी साहिबा के अगेंस्ट एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है कि उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए, बल्कि ताउमर के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज के अंदर या वो ट्रीजनस एक्ट्स के अंदर या सेडिशियस एक्ट्स के अंदर मुलव्वस हैं. अभी सारे इवेंट्स यके बाद दीगरे हो रहे हैं, साइड बाय साइड हो रहे हैं. इज दिस अ मेयर कोइंसिडेंस? क्या ये महज इत्तेफाक है या इज दिस हैपनिंग बाय डिजाइन? व्हाटएवर इट इज, इट जस्ट makes the observer feel very uncomfortable and question whether our justice system is transparent enough, particularly after 26th Amendment. और आखिर में दुनिया भर की खबरों में क्या चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब की है वो है अभी हफ्ते वाले दिन, यानी कि 13 सितंबर को एक यूनाइट द किंगडम रैली निकाली गई लंदन में, जो कि फार राइट लीडर, बरतानिया के जो फार राइट लीडर हैं टॉमी रॉबिन्सन, उन्होंने ये एक बहुत बड़ी एक प्रोसेशन निकाली पूरे के पूरे लंदन में, और अराउंड 110,000 पीपल हैड गैदर्ड जो कि फार राइट हैं, जिन्होंने के सेंट जॉर्ज वाला फ्लैग या जो यूनियन जैक वाला ब्रिटिश फ्लैग है उसको पकड़ा हुआ था, इंग्लैंड और ब्रिटिश फ्लैग लेकर लहरा रहे थे. और उनका पॉइंट ये था कि हम असल सिटीजन्स हैं यूके के, क्योंकि हम यहाँ के वाइट ब्रिटिश नेटिव्स इनहेबिटेंट्स हैं. और अब वो जिसको ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है, विच इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी, और ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी ये है कि ये सारे देसी लोग और ये सारे इमिग्रेंट्स और खासतौर पे सारे मुसलमान अब हमारे मुल्क में आकर हम लोगों को, हमें वाइट ब्रिटिश को माइनॉरिटी बनाने की साजिश कर रहे हैं. सो वी हैव टू रिक्लेम आवर कंट्री बैक, यू नो, वी हैव टू रिक्लेम आवर कंट्री.
we have to assert our Britishness, اور جو بھی نان برٹش ہے اور جو ہمارے برٹش کلچر کا لحاظ نہیں کرتا ہم ان ساروں کو نکال دیں گے. تو جتنے بھی یہ فار رائٹ فگرز ہیں، نہ کہ صرف یو کے بیسڈ بٹ یورپین اور ویسٹرن فار رائٹ ونگرز، یہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک ہی جگہ کے اوپر، جیسے کہ ایرک زیمور جو کہ فرانس کے فار رائٹ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، کیٹی ہاپکنز جو کہ بہت اس چیز پہ فخر کرتی ہیں کہ وہ فار رائٹ ہیں، اور یہ سارے لوگ ریسسٹ ہیں، اینٹی امیگرنٹ ہیں، اسائلم سیکرز ان کو بہت برے لگتے ہیں، ملٹی کلچرزم سے ان کو سخت نفرت ہے. They were all feeling very empowered. اور واقعی اتنی زیادہ اس بڑے اسکیل کے اوپر، اس لیول کے اوپر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے پورے کے پورے برطانیہ میں کوئی فار رائٹ موومنٹ نہیں دیکھی گئی. یعنی کہ چھوٹی موٹی ہوتی تھیں، بلکہ رائٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار انوک پویل اور اس طرح کے جتنے بھی وہ فار رائٹ لیڈرز تھے اور ریسسٹ لیڈرز تھے وہ نظر آتے رہتے تھے اور وہ سڑکوں کے اوپر نکالتے تھے اس قسم کی پروٹیسٹ. لیکن یہ جو یونائٹ دا کنگڈم والی بھی ریلی نکلی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اینڈ دس شوڈ بی ویری کنسرننگ فار ایوری بڈی اکراس دا گلوب، کیونکہ اس ایک بات کا پتہ چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں کتنا غصہ ہے. اور ایک قسم کا وہ جو یہ مناظر ہیں اس کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ کس طرح سے ہٹلر اور اس کے نازی فالوورز نے اس وقت جرمنی میں اور یورپ کے اندر اپنا اسٹرانگ ہولڈ گین کیا تھا، ایگزیکٹلی اسی قسم کی کنسپریسی تھیریز اور اسی قسم کے فار رائٹ ٹروپس پیڈل کر کے. اینڈ دا فیکٹ کہ اتنا مین اسٹریم ہو گیا کہ جس نفرت کے ساتھ امیگرنٹس کے بارے میں کھلے عام بات کی گئی ہے، خاص طور پہ جو مسلم امیگرنٹس ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. آپ نے اگر تنقید کرنی ہے کسی ایک کمیونٹی کی کسی بھی حرکت کے بارے میں یا کسی بھی ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، آئی تھنک دیٹ از فیئر. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ a lot of people from my own country جب وہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں ان میں سے کافی سارے لوگوں کا بہت پرابلمیٹک بیہیویئر ہوتا ہے، جو کہ یہ گرومنگ گینگ اسکینڈل کے اندر بھی دیکھا، جس میں زیادہ تر مرد حضرات پاکستانی ہی تھے. اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور میں خود پاکستان کے اندر جو بیٹھی ہوئی ریلیجس رائٹ ونگ ہے ان کے اوپر بہت تنقید کرتا بھی رہتا ہوں. اگر تو یہ فار رائٹرز اس پہ تنقید کر رہے ہوتے وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو یہ چیز چاہ رہے ہیں وہ بہت واضح ہو جاتی ہے. اگر میں کیٹی ہاپکنز کی ہی سپیچ کو دیکھ لوں، I don't care what religion you are, just don't try and take your religion and shove it down the faces of my children or my people. کیٹی ہاپکنز کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے اوپر لوگ اور امیگرنٹس آ کر اپنا مذہب تھوپیں. So she said I don't want these immigrants, and I think وہ خاص طور پہ مسلم امیگرنٹس کی بات کر رہی ہوں گی. I don't want them to assert or to force or to shove their religious beliefs onto my children. اچھا، اب اگر وہ یہ پوائنٹ کہہ رہی ہیں، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ they can practice whatever they want to, they can believe whatever they want to believe in, all these immigrants, but if they try to shove their beliefs on my children's heads, that is unacceptable to me. اب سننے میں تو یہ چیز اتنی کوئی غلط لگ نہیں رہی، سننے میں this sounds plausible, سننے میں this even sounds legitimate، کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم لوگ ایک سیکولر ملک ہیں، ہمارے ملک کے اندر اگر امیگرنٹس آ رہے ہیں وہ اپنے ریلیجس بلیفس ہم پہ فورس نہیں کر سکتے، پر وہ خود اگر جو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. this doesn't sound unreasonable. بٹ پھر اس کے بعد جب یہ سیکنڈ پوائنٹ بولتی ہیں وہاں جا کر ایٹ لیسٹ میری آنکھوں میں ایکسپوز ہو گئی ہیں. I don't care what biological sex you may think you might be. You can identify as a light. If you want to, I will take a light bulb and I will shove it up your ass if it makes you happy. I don't care. But do not ask me to believe the same shit that you believe. There are only two biological sexes and that's all there will ever be. انہوں نے سیکنڈ پوائنٹ پہ کہا ہے I also don't want to people shove their gender identities down me because they can only be two genders, they can only be two sexes. I will not believe that a biological male is a female. اچھا، اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کو فورس کر رہے ہیں biological men کہ ان کو عورت مانا جائے. یہ اس لیے بہت بڑا جھوٹ ہے because I really cannot see anything of that sort in the mainstream کہ biological male ان کو فورس کر کے یا وائلنس کا خطرہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ مانو کہ میں عورت ہوں. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ایسا ان کو کوئی خطرہ ہے نہیں. وہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ they are not really interested in encouraging free speech جو کہ کہہ رہے ہیں, but they are only interested in encouraging hate speech and hate speech towards those whom they have otherized and vilified. تو اس کے اندر جو سب سے آگے ان کے نشانے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مسلم امیگرنٹس ہیں. بٹ the problem is کہ جب یہ سارے مسلمس کو ایک ہی برش کے ساتھ پینٹ کرتے ہیں, ریڈیکل مسلم اور سو کال پروگریسو مسلم, جب یہ اس کے بیچ میں
हालांकि थियोरेटिकली एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं, लेकिन अपनी बातों से ये एक्चुअली प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स को भी स्टिग्मेटाइज करते हैं बाय सेइंग थिंग्स लाइक कि अरे उनके बिलीव्स तो हमारे वैल्यूज के साथ कंपेटेबल ही नहीं है। तो आप दरअसल यही कह रहे हो कि मास रिमूवल हो जाए मुस्लिम कम्युनिटीज का आपके मुल्क से। दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड दैट डज काउंट एज हेट स्पीच, क्योंकि दे हैव बीन वेरी क्लियर, इन्होंने ये कहा है अपनी इस रैली पे कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालो यहां से, हम कह रहे हैं कि जो लीगल माइग्रेशन भी हुई है उसमें भी बहुत सारे मुसलमान आ गए हमारे मुल्क में, उनको भी निकालो। तो मैंने लिटरली अपनी आंखों से देखा है कि काफी सारी जौन सी खवातीन थी उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, वो थिएटर जैसे लिबरल आर्ट्स के एरिया में भी एम्प्लॉयड थी और वो अपना काम कर रही थी, उतना ही अच्छा कर रही थी जितना कि एक ब्रिटिश नेटिव खातून कर रही थी जिसने कि नेसेसरी पर्दा नहीं लिया होगा या हिजाब नहीं लिया होगा। एंड आई रियली डिड नॉट सी कि उनका हिजाब उनके काम की परफॉर्मेंस के बीच में आ रहा था। आई रियली डिड नॉट सी एनी डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ वर्क माई सेल्फ। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने जितना ट्रेवल किया हुआ है टू वेस्टर्न कंट्रीज, आई डोंट सी दैट अ वुमन वेयरिंग हिजाब इन मैकडोनल्ड्स सर्व मी बर्गर डिफरेंटली देन अ वुमन who was not Muslim, who was not wearing a hijab. So ये जो एक पैनिक है ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है जो हमारे अपने मुल्क के अंदर एक मॉरल पैनिक मचा दिया जाता है राइट विंग और रिलीजियस राइट विंग की जानिब से। और फिर ये जो फार राइट थी इस यूनाइट द किंगडम रैली पे लंदन में, ये क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म की भी बात कर रहे थे। सो ये चाहते हैं कि जिस तरह इनके मुताबिक जो इस्लामिस्ट ने जैसे कि अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी को वेपनाइज किया है इन क्रिश्चियन डिसेंट, ये कहते हैं अब हम भी अपनी क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को उसी तरह से वेपनाइज करना चाहते हैं। सो जिस आइडियोलॉजी की या जिन तौर तरीकों की ये लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, अगर एंड पे ये कह रहे हैं हमने भी वही बनना है, आई डोंट सी हाउ दैट इज एन इम्प्रूवमेंट। और फिर इलॉन मस्क जैसे लोग जिन्होंने कि बैंक रोल किया था ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन को अभी 2024 में, वो जब वर्चुअली इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और वो नफरत भरी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि वो बरतानवी सियासत के अंदर मुदाखलत करेंगे and it's quite clear that he is going to be funding this far right movement in Britain. तो वो जब ये बात करते हैं कि वायलेंस के लिए तैयार हो जाओ, मार धाड़ के लिए तैयार हो जाओ, सिविल वॉर होने लगी है और हम 4 साल इंतजार नहीं करेंगे, जो अभी इस वक्त वजीर आजम बैठे हुए हैं बरतानिया में उसको निकलना होगा, उसको जाना होगा, गवर्नमेंट को चेंज करवाएंगे। एक ऐसा बंदा जो साउथ अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन है, वो अमेरिका में सिलिकॉन वैली में बैठकर ही कह रहा है कि वो बरतानिया के अंदर एक कू करना चाहता है, वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है। इससे बढ़ के और कोई इंस्टिगेशन हो नहीं सकती और इससे बढ़ के और कोई फॉरेन इंटरवेंशन हो नहीं सकती थी ब्रिटिश पॉलिटिक्स में। एंड द फैक्ट कि ये वाली चीज इतनी मेन स्ट्रीम हो गई है दैट नोबडी रियली रेज्ड एन आईब्रो ओवर इट। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज को और ज्यादा मेन स्ट्रीम कर दिया है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। और आज उसी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत वार्म वेलकम दिया जा रहा है ब्रिटेन के अंदर। वो विंडसर कासल में भी उधर गए हुए हैं, वहाँ वो किंग को और क्वीन को जाकर मिल रहे हैं। तो इट शोज कि जो फार राइट है ना कि सिर्फ इन आवर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अंदर, बल्कि जो वेस्टर्न फार राइट है उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी एक सेंटर स्टेज है वो मल लिया है अपने लिए। एंड आई डोंट थिंक दैट साउंड्स वेरी गुड, बिकॉज बिल्कुल ये वही वाले साइंस हैं जो हम लोगों को प्री वर्ल्ड वॉर 2 एरा के अंदर दिख रहे थे। एंड हाउ दैट वेंट, हिस्ट्री इज विटनेस टू इट। चार्ली कर्क का अभी मर्डर हुआ था एंड इट टर्न्ड आउट कि वो किसी टाइलर रॉबिन्सन नाम के इंसान ने किया था। उस इंसान का मुस्लिम नेम नहीं था, उसका स्किन कलर ब्राउन और ब्लैक नहीं था। हाँ, सुनने में आ रहा है कि दैट पर्सन वाज इन अ रिलेशनशिप विद ट्रांसजेंडर पर्सन, तो शायद उसकी मोटिवेशन चार्ली कर्क को असैसिनेट करने के पीछे ट्रांस राइट्स की थी। उस चीज को बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश और यूरोपियन फार राइट ने अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। वेयर दिस इज गोइंग टू लीड अस, again in the light of history as we know it, it just doesn't seem to be a very positive direction that we headed into. और अफसोस से कहना पड़ता है कि नफरत आज के दिन में एक इतनी प्रॉफिटेबल कमोडिटी हो चुकी हुई है, from Muslim majority countries into Hindu majority India into now Christian revivalist Britain and Europe, कि I don't think that there is going to be any turning back from here. We've reached a point of no return. So everywhere you look, there is bad news and bad news and bad news, and nothing worse than when the United Nations Commission of Inquiry asserts and certifies कि उनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ की जो डेफिनेशन है जेनोसाइड की, उस डेफिनेशन के अगर लेंस से देखा जाए तो इजराइल डिलिबरेटली बिल्कुल जेनोसाइड कमिट कर रहा है फ़लस्तीन में, एंड देयर इज नो रिस्पाइट फॉर गाजा सिविलियंस। एंड द फैक्ट दैट सो मच हेट्रेड इज बीइंग मेनस्ट्रीम्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड means that suffering is only going to worsen and aggravate with the passage of time. I think it's time we all started worrying and we started introspecting.